Hey guys, welcome back to this channel Learn that is दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का जियोग्राफी का 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि कल के मेरे वीडियो पे जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो चैप्टर का वीडियो था साइंस के ऊपर। उस पे जिसने सबसे पहला कमेंट लिखा, मैं आपको उसकी स्क्रीन दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने कमेंट में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमेंट उनका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इट थ्रू एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। तो ये उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में लिखा है, यही मैंने पूछा था। तो चलिए अब हम वापस से रिटर्न करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्या समझ आता है आपको इसकी हेडिंग से ही? नेचुरल मीन्स रिवर्स, वाटर, पॉन्ड्स, यही नेचुरल नाम से तो आपको यही आता होगा यार। वेजिटेशन तो आपको सिर्फ पत्ते ही पत्ते, पेड़ पौधे ही दिखने शुरू हो जाते होंगे। और वाइल्ड लाइफ तो आपको टाइगर, लॉयन, इन सारी चीज़ों की फोटोज आने शुरू हो जाती है दिमाग में। तो हाँ, बेसिकली ये जो चैप्टर है हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, 6th, 7th, 8th सब में आपने इसके बारे में पढ़ा और इधर भी पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा और एडवांस लेवल में। Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your schools? तो आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया है ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस या फिर बर्ड्स जो कि फील्ड्स में और पार्क्स में होती है अपने आसपास में या अपने स्कूल में? Are they similar or there are variations? तो क्या वो सेम टू सेम है या फिर उसमें कुछ वेरिएशंस हैं? India being a vast country, you can imagine the type of bioforms available throughout the country. तो एक इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो आपको अलग अलग तरीके की बायोफॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगी। बायोफॉर्म्स मीन्स बायोलॉजिकली डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा और हर टाइप का भी मिल जाएगा। Our country, India, is one of the 12th mega biodiversity countries of the world. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. तो अब जो इंडिया है वो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटीज में आता है, जो कि पूरी कंट्रीज में है मिला के वर्ल्ड पे 12th नंबर पे आता है। और इंडिया के पास 47,000 प्लांट स्पीशीज है, ठीक है। और जो इंडिया है वो 10th प्लेस है पूरे वर्ल्ड में और 4th प्लेस पे है पूरे एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी के नंबर्स पे। और वहाँ पे कम से कम 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है, कहाँ? इंडिया में। और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इंडिया के अंदर 6% टोटल है उधर का। और इस कंट्री में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे कि फर्न्स, algae एंड फंगाई। और इंडिया के पास लगभग 90,000 स्पीशीज है किसकी? एनिमल्स की। और इसी तरीके से एक रिच वैरायटी भी है फिशेस की, वो भी उसके मेराइन वाटर में। अब आपको पता होगा कि इंडिया के तीनों तरफ से क्या है? ओशियंस, और कितनी सारी रिवर्स है, लेक्स है। ये सारा आप पढ़ चुके हो किस चैप्टर में? यस, ड्रेनेज में। तो चलो आगे देखते हैं। Natural vegetation refers to a plant's community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits, orchids from part of vegetation but not natural vegetation. तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है हम उस चीज़ों को रेफर करते हैं जो कि प्लांट्स जो खुद ही नेचर के द्वारा ग्रो हो गई है, मतलब हम ह्यूमंस ने उसे बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया है। आप देखते हो ना कि आपने तो कभी कोई सीड लगाया नहीं नीचे, ना ही आपके आस पड़ोस में कभी किसी ने लगाया, फिर भी वहाँ पे घास उग जाती है अपने आप।
उगते हैं कि नहीं, और आप उसको कितना भी काट लो फिर से उगने लगती है। क्यों उगती है? वो नेचर के द्वारा ग्रो हो रही है, नेचर से उसे सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, इन सारी चीजों की वजह से वो ग्रो हो रही है। और इसी टाइप के वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन भी कह सकते हैं। और अगर यही नेचुरल वेजिटेशन बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ही रही और ह्यूमंस को उसके बारे में पता भी नहीं है बहुत लंबे समय तक, तो हम उस टर्म को क्या कहते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। क्या कहते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। ये दूसरे टाइप वाला वर्जिन नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने भी क्रॉप्स और फ्रूट्स, जो ये सारी चीजें ये वेजिटेशन में आती है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आती है। The term flora is used to denote plants of a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. तो factors हम पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद, पहले यहाँ पे देख लेते हैं भाई फ्लोरा क्या होता है, फाउना क्या होता है। 3 साल से सारे बच्चे से पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि भाई फ्लोरा शायद से कुछ और था, नहीं यार फाउना ये था। तो इसको आज एकदम कर लेते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो फ्लोरा जो है वो प्लांट्स के पर्टिकुलर रीजन या फिर पीरियड को कहा जाता है, और फाउना यस द रिवर्स फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके फैक्टर्स क्या क्या है जिनकी वजह से हमारे पास इतने ह्यूज डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड ऑफ फाउना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रिलीफ, और रिलीफ के अंदर भी सबसे पहला है क्या? लैंड। लैंड affects the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrain are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. तो अब आपको क्या लगता है कि हर जगह की लैंड पे सेम टाइप के प्लांट्स उगते हैं? आप में से बहुत लोग कहेंगे यार सेम ही तो उगते हैं। जो बच्चे मोस्टली पोस्टिंग जाते रहते होंगे, जिनके फादर्स फोर्सेस में होंगे, वो तो ये कहते होंगे हमने हर जगह नीम के पेड़ देखे हैं। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। आपको पता होगा कि लैंड जो है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। भाई कैसे करता है? क्या आप कभी माउंटेन एरियाज में गए हो? अगर गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो पौधे हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, और जहाँ पे आप नॉर्मल एरियाज में रहते हो वहाँ के अलग होते हैं। और कुछ जैसे आप गांव वगैरह में चले जाते हो जहाँ खेती वगैरह होती है, वहाँ आप देखोगे तो वहाँ के लैंड जो है थोड़े से अलग होते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लैंड के इन्फ्लुएंस की वजह से। जितना भी फर्टिलिटी है लैंड के अंदर, सबसे ज्यादा जहाँ पाई जाती है, हम वो उस एरिया को किसके लिए डिवोट कर देते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। और जहाँ पे थोड़ा सा रफ्स है या फिर थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो वो एरियाज जो है हम ग्रासलैंड और वुडलैंड्स के लिए कर देते हैं, और वहाँ पे हम शेल्टर्स देते हैं एक वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट आता है हमारा भाई सॉइल। सॉइल कैसे अफेक्ट कर सकता है? सेम एज लैंड। सॉइल जो है जिस तरीके की अच्छी टाइप की होगी तो वहाँ अच्छे टाइप के पेड़ पौधे उगेंगे, बेकार टाइप की होगी तो वहाँ अलग टाइप के उगेंगे। द सॉइल आर always vary over space. Different types of soil provide basis for different types of vegetation. The sandy soil of the desert support cactus and thorny bushes, while wet, marshy, deltaic soil supports mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. जो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सॉइल में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप देखते हो रेगिस्तान वगैरह में कैसे प्लांट्स उगते हैं, कैक्टस या फिर एकदम कांटे वाले अलग अलग टाइप के उगते हैं, या फिर एकदम, और कुछ जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी पानी सा होता है वहाँ पे अच्छे एकदम हरे हरे पेड़ पौधे उगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सॉइल की वजह से। अब जहाँ पे जो राजस्थान वगैरह की जो सॉइल होती है उसके अंदर पानी नहीं होता है, पानी कम, उतना भी मतलब होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसमें पानी जो है वो कम होता है। तो वहां पे जो है कैक्टस उगते हैं। कैक्टस क्यों उगते हैं? क्योंकि वहां पे उसमें पानी कम लगता है। और जो वेटलैंड्स है जैसे गंगा रिवर के पास, कावेरी रिवर के पास, इन सब के पास एकदम हरे हरे पेड़ उगते हैं। क्यों उगते हैं? बिकॉज उधर का सॉइल के अंदर पानी होता है।
अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्लाइमेट का आता है। तो रिलीफ में हमने दो फैक्टर्स देखे, लैंड एंड सॉइल, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइप ऑफ आप कह सकते हो। अब आता है भाई हमारा टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकता है, हमें तो पता है कि भाई सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, स्प्रिंग भी होता है, ये सब हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, ऑटम, रेनी, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो अब भाई टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, हमें तो नहीं पता। The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. On the slopes of Himalayas and the hills of a peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical temperate and alpine vegetation. तब आपको पता होगा कि जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज दोनों में पाए जाते हैं। क्या तो दोनों जगह पे जो ट्रीज है वो सेम होती है? नहीं होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वो उधर की ह्यूमिडिटी जो है एयर में उसको इफेक्ट करता है, प्रेसिपिटेशन लेवल को इफेक्ट करता है। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वहां तो बारिश होगी, लेकिन जहाँ कम हो जाएगा तो वहां हाई प्रेशर टाइप बन जाएगा, तो वहां कम होगी ना बारिश, तो वहां पे प्लांट भी डिफर कर देते हैं और सॉइल वगैरह पे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, टेम्परेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन जोन्स देख सकते हो आप, ट्रॉपिकल में देख सकते हो, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। तो ट्रॉपिकल में क्या होता है, हमेशा जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, एनुअल टाइम पे वो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, लेकिन जब जनवरी में होता है तब 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, वहां पे कभी कोई बर्फ नहीं गिरती। सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है, और जब सर्दियां होती हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है। फ्रोस्ट हो सकती है लेकिन बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। और टेम्परेट में क्या होता है, 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस, तो उधर क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है जनवरी के टाइम पे -1 डिग्री सेल्सियस से लेके -10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और फ्रोस्ट जो है वहां पे हम देख सकते हैं कुछ कुछ स्नो। और आल्पाइन जो होता है भाई वो सबसे ठंडा होता है, और हमेशा उसका टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, और जनवरी के टाइम में तो वहां का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा वहां ठंड हो जाती है। और वहां के रिमार्क्स आप देख सकते हो, वहां स्नो होती ही होती है भाई, जब 7 डिग्री सेल्सियस से कम है तो स्नो तो होना ही है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि हमने पिछली चैप्टर में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था, ये भाई टेम्परेट और अल्पाइन कहाँ से टपक गए? तो देखो, इक्वेटर के पास वाले एरिया को हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं, उसके ऊपर जो है उसको हम ट्रॉपिकल, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, देन उसके ऊपर हम कहते हैं टेम्परेट जोन, एंड देन उसके ऊपर अल्पाइन, और सबसे ऊपर क्या, वही भाई अपना पोलर रीजन। तो चलो अब आगे देखते हैं, फोटो पीरियड या फिर सनलाइट। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट एल्टीट्यूड प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, altitude, season and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grows faster in summer. तो अब क्या होता है, सनलाइट की वजह से भी वेरिएशंस होते हैं भाई। अब सनलाइट पे कैसे वेरिएशन होती है आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए हो, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड के डिफरेंसेस होते हैं। अब आपको ये तो पता है ना कि लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड बदलता है, और एल्टीट्यूड एक हाइट को हम कहते हैं टाइप। तो उसके वजह से जैसे जैसे डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो दिन और रात के बीच में भी आते हैं डिफरेंसेस, और इसी डिफरेंस की वजह से कभी कभी जो दिन है वो छोटे भी हो जाते हैं, तो वहां पे प्लांट जो है आप देखोगे बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सनलाइट उन्हें बहुत देर तक मिलती है, दिन बहुत देर तक होती है, तो वहां जैसे कि समर्स आप कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप पे, तो वहां ट्रीज जो है बहुत जल्दी ग्रो होती है। समर्स में आपको पता होगा ट्रीज बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होती है। अब देखते हैं भाई प्रेसिपिटेशन, ये भी आता है क्लाइमेट के अंदर ही। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September, and retreating northeast monsoon,
areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall. भाई ये तो पता ही है हमें कि एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और उसी की वजह से हमारे इंडिया पे जो मॉनसून सीजन है वो आता है। तो अब जिस एरिया में ज्यादा बारिश होती है, ये तो हम सभी को पता है, बचपन से पता है कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां ज्यादा पेड़ ग्रो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी मिलता है। और जहाँ बारिश कम होती है वहां कम पेड़ उगते हैं एज कंपेयर टू द हेवी रेनफॉल एरियाज। आगे देखते हैं। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic or scenic view for recreation. They control wind force and temperature and cause rainfall. तो अब आपको ये बात तो हमेशा ही आपके दिमाग में आती होगी कि भाई फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट ही क्यों होते हैं कि हमें हर साल उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से उसे मत लेना, आई एम जस्ट जोकिंग कि भाई फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सालों से करते आ रहे हो और इस बार ये हमने थोड़ा सा और ऐड इसमें कर दिया कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसको इनहेंस करता है, जिससे कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन क्योंकि ट्रीज की वजह से मिलता है, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। दैट्स वाई एरिया की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर को मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं भाई? ट्रीज रहते हैं, आपको पता होगा, आप गर्मी में इंतजार करते हो कि यार पेड़ के नीचे चलेंगे, सड़क पे चलने में बड़ी गर्मी लगती है, ऐसा क्यों करते हो? ट्रीज मॉडिफाई करते हैं भाई लोकल क्लाइमेट को। सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है। अब ये मत पूछना कि भाई सॉइल इरोजन क्या होता है, यही है आज का सवाल कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सॉइल इरोजन क्या होता है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं और बहुत सारी सीनिक व्यू, सीनरी टाइप ऑफ व्यूज का भी क्रिएशन कौन करता है, रिक्रिएशन कौन करता है? कौन करता है? बताओ बताओ। यस, ट्रीज। They provide humus to the soil and shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivating land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pasture. तो अब जो है ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस कुछ याद आया? पिछली क्लास में पढ़ के आए हो आप सभी साइंस के अंदर। ह्यूमस क्या होता है? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है उसको ऑर्गेनिक मैटर में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है। और वो किसके कारण मिलती है? ह्यूमस की वजह से। और ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत सारे चेंजेस से जा चुका है, जैसे कि बहुत सारी ग्रोइंग डिमांड बढ़ती जा रही है कल्टीवेट करने के लिए लैंड को, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और माइनिंग के लिए और अर्बनाइजेशन बढ़ाने के लिए, ओवरगेजिंग ऑफ पास्चर। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके आगे का ये करते हैं। The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in some inaccessible region like the Himalayas, the hilly region of central India and the Marusthali. The vegetation in most of these areas has been modified at some parts or replaced or degraded by human occupancy. तो अब क्या होता है कि इंडिया का जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज पार्ट कवर नहीं करता और अब वो उतना नेचुरल भी नहीं था रियल सेंस में। कुछ एरियाज को छोड़ के, जैसे कि हिमालयाज और मरुस्थली को, बाकी जगहों पे क्या किया, ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिए हैं अपने अपने प्लेसेस पर रहने के लिए। ट्रीज कट हो रहे हैं, रिप्लेस किए जा रहे हैं, डिग्रेड किए जा रहे हैं ह्यूमंस की वजह से। तो इसके आगे का जो हमारा पार्ट है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो आप सभी के लिए। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे आप मुझे उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना।
तो फिर आपको भी मिलेगा शाउट आउट आज की तरह। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।